हेमा, बाहर देखो, आग! हमारे खेत जल रहे हैं। भगवान के लिए कुछ करिए जी, नहीं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। हमारी साल भर की मेहनत पल भर में मिट जाएगी। श्यामू और हेमा ने आग बुझाने की बहुत कोशिश की। श्यामू एक साधारण किसान है जो एक छोटे से घर में अपनी पत्नी हेमा और बेटे गोलू के साथ रहता था। वह दिन भर खेतों में पसीना बहाकर अपने परिवार का पेट पालता था। उसकी मेहनत ने उसे बड़ी आटे कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंचाया था। यह खबर जैसे ही गांव में फैली, श्यामू का नाम हर जुबान पर था। पर एक जगह उसकी सफलता की यह चर्चा जलन के बीज बो रही थी उसके पड़ोसी गुड्डू के दिल में। देखो सोनू बेटा, यह कॉन्ट्रैक्ट हमारी जिंदगी बदल सकता है। अब तुम्हारी पढ़ाई और तुम्हारी माँ हेमा की सोने के गहने लेने की चिंता खत्म हो जाएगी। भगवान हमें हमारी मेहनत का फल दे रहे हैं, बस हमें इसे इसी तरह संभाल कर रखना होगा। मैंने सुना है कि लक्ष्मी जितनी जल्दी आती है उतनी ही जल्दी चली भी जाती है। श्यामू के घर की खुशियों के ठीक विपरीत गुड्डू का घर गुस्से और जलन से भरा था। उसने श्यामू की तरक्की को अपनी हार मान लिया। देखा रज्जो, वह श्यामू कैसे गांव में इतराता घूम रहा है, जैसे उसकी मेहनत से पूरी दुनिया चलती है। फेंकू कहीं का। आप क्यों उसकी इतनी चिंता करते हो जी? अपने काम पर ध्यान क्यों नहीं देते? अगर हम इसी तरह दूसरों की सफलता देखकर जलने लगे तो खुद सफल होने के लिए समय कैसे निकालेंगे? तुम समझती नहीं हो रज्जो, जब तक वह श्यामू बर्बाद नहीं हो जाता हमें सफलता नहीं मिल सकती, क्योंकि वह भी गेहूं उगाता है और मैं भी। इसलिए उसे बर्बाद किए बगैर मैं चैन से नहीं बैठ सकता। जलन ने गुड्डू के मन में कुटिलता का बीज बो दिया। उसने श्यामू की बर्बादी की योजना बनाई। कुछ ही दिनों बाद श्यामू का जन्मदिन था। गुड्डू ने मौके का फायदा उठाने की ठानी। जन्मदिन की बधाई हो श्यामू भाई। यह कीटनाशक तुम्हारे खेतों के लिए है। इसे अपने खेतों में डालना, तुम्हारी फसलें और भी अच्छी होंगी। मेरा विश्वास करो। धन्यवाद गुड्डू भाई, तुम मेरे प्रतिद्वंदी होने के बाद भी मेरे भलाई के बारे में इतना सोचते हो, ये बहुत बड़ी बात है। तभी श्यामू के सो जाने के बाद रात में गुड्डू ने चुपके से कीटनाशक की बोतल में पेट्रोल भर दिया। उसकी साजिश अब अपने अंजाम की ओर बढ़ रही थी। अगले दिन सुबह हेमा श्यामू से बोली, सुनिए जी, आज खेतों में यह नया कीटनाशक डाल दीजिएगा जो गुड्डू भैया ने आपको कल दी थी। देखते हैं इसका क्या असर होता है। अगर उनका कहा सच हुआ तो हमारा सारा खेत गेहूं से सराबोर हो जाएगा। हाँ हेमा, गुड्डू ने तो कहा है कि यह बहुत असरदार है। आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। श्यामू ने पूरे खेत में कीटनाशक समझकर वह पेट्रोल छिड़क दिया। तभी दोपहर होते होते उसकी सारी फसलें मुरझाने लगी। श्यामू को समझ नहीं आया कि यह कैसे हुआ। वह दौड़कर हेमा के पास गया। अरे सुनो भाग्यवान, तुमने मुझे सुबह कीटनाशक की ही शीशी दी थी ना? उसे डालते ही हमारी सारी फसल बिल्कुल मुरझा गई है। हाँ जी, मैंने तो कीटनाशक की शीशी ही दी थी। वहीं दूसरी ओर गुड्डू अपनी पत्नी रज्जो से खिलखिलाते हुए बोलता है, अब असली खेल शुरू होगा रज्जो। कुछ ही देर में उस श्यामू के खेत में लहलहाती गेहूं की फसल झलकर राख बन जाएगी। बस एक चिंगारी चाहिए। आप ये सब क्यों कर रहे हैं जी? इतना भी जलन ठीक नहीं। श्यामू हमारा पड़ोसी है। अब तुम मुझे सही गलत का पाठ मत पढ़ाओ, समझी? श्यामू के बर्बादी के नींव के ऊपर ही मेरा, तुम्हारा और हमारे बेटे के अमीरी भरे जीवन का भवन बनेगा। तभी रात होते ही चुपके से गुड्डू ने जलता हुआ कोयला श्यामू के सूख चुके खेत में फेंक दिया। देखते ही देखते आग फैलने लगी और हवा के तेज झोंकों ने आग को और बढ़ा दिया, जिससे श्यामू के फसल के साथ साथ
आसपास के सभी किसानों की फसल जलकर राख हो जाती है। हेमा, बाहर देखो, आग! हमारे खेत जल रहे हैं। भगवान के लिए कुछ करिए जी, नहीं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। हमारी साल भर की मेहनत पल भर में मिट जाएगी। श्यामू और हेमा ने आग बुझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आग इतनी भयंकर थी कि कोई कुछ नहीं कर सका। सुबह होते होते पूरा गांव तबाही का मंजर देख रहा था। अगले दिन पंचायत बैठती है, जहां मुखिया बोलता है, यह सब कैसे हुआ? किसकी लापरवाही थी? श्यामू के खेत से आग शुरू हुई थी मुखिया जी। जरूर उसने कुछ गलत किया होगा। हाँ, तुमने सही कहा भाई। मुझे कल श्यामू की खेतों से पेट्रोल की गंध भी आ रही थी। जरूर उसने कोई गलत कीटनाशक डाला होगा। गांव वालों की उंगलियां श्यामू की तरफ उठने लगी। कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। मुखिया ने सख्त फैसला लिया और चीखते हुए बोला, श्यामू, तुम्हारी लापरवाही ने पूरे गांव को तबाह कर दिया। तुम्हें इस नुकसान की भरपाई करनी होगी। तुम्हारे जमीन और घर की नीलामी होगी। मुखिया जी, मैंने कुछ गलत नहीं किया। यह कोई साजिश है। कृपया मुझे खुद को सही साबित करने के लिए थोड़ा वक्त दीजिए। तुम अगर खुद को सही साबित भी कर लोगे, फिर भी निर्दोष गांव वाले के खेत वापस नहीं आने वाले। इसलिए तुम्हें वक्त नहीं, बल्कि दंड मिलेगा। इस नुकसान के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो। श्यामू की सारी कोशिशें बेकार गईं और उसके ऊपर भयंकर जुर्माना लगाया गया, जिसमें उसका घर बार जमीन आदि सब बिक गए। और वह जो कभी उसकी मेहनत और गर्व का प्रतीक थे, अब दूसरों की संपत्ति बन गए थे। अब हमारा क्या होगा जी? कहाँ जाएंगे हम? हेमा, धैर्य रखो। अभी सब खत्म नहीं हुआ। मैं हार नहीं मानूंगा और फिर से नई शुरुआत करूंगा। लेकिन शुरुआत का यह वादा आसान नहीं था। श्यामू, हेमा और अपने दोनों बच्चों के साथ फुटपाथ पर रहने लगा, जहां भूख, बेबसी और तिरस्कार ने उनकी जिंदगी को घेर लिया। सुनिए जी, मुझे और हमारे बच्चों को बहुत तेज भूख लगी है। खाना कब मिलेगा? थोड़ा इंतजार करो भाग्यवान, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। मेरा कहाँ मानिए, अब हमें यह गांव छोड़ देना चाहिए, जहां न खाने का ठिकाना हो, न रहने का, और सारे लोग आपको अपराधी समझते हो। वहां ज्यादा दिन तक रहना ठीक नहीं। नहीं भाग्यवान, जिस गांव ने हमें बचपन से अब तक पाला पोसा, थोड़ी सी मुसीबत पड़ने पर मैं उसे नहीं छोड़ सकता। वैसे भी अगर हम यह गांव छोड़कर भाग गए तो लोगों को पक्का विश्वास हो जाएगा कि उनके खेतों को मैंने ही जलाया है। यह सुन हेमा बहुत नाराज होती है और तुनकते हुए वहां से चली जाती है। तभी गुड्डू के घर के सामने से गुजरते हुए वह नशे में धुत गुड्डू को अपनी पत्नी रज्जो से वह बात करते हुए सुन लेती है कि कैसे एक षड्यंत्र के तहत श्यामू के खेतों को जलाकर गुड्डू ने श्यामू को बर्बाद किया है। क्या खेला खेला रज्जो, श्यामू की फसलें जला दी और अब वो सड़क पर है। उसके वो मासूम बच्चे, हाँ, मुझे क्या फर्क पड़ता है? आपको डर नहीं लगता? अगर यह सच्चाई सामने आ गई तो? कौन सामने लाएगा? पूरे गांव ने श्यामू को ही दोषी ठहराया है। वो बेचारा अब कुछ भी नहीं कर सकता। यह सुन हेमा का खून खौल उठा। उसने अपने बच्चों और पति की बेबसी का कारण समझ लिया। वह चुपचाप वहां से हट गई, लेकिन अब उसके मन में बदला लेने की आग जल चुकी थी। यह तुमने अच्छा नहीं किया गुड्डू। मैं इस अन्याय का बदला तुमसे जरूर लूंगी, वह भी सूद समेत। हेमा ने चुपके से गुड्डू के एक गाय का अपहरण कर किसी घने जंगल में छोड़ देती है और उसकी जगह किसी जंगली पशु की हड्डियां गुड्डू के घर में डाल देती है और सुबह सारे गांव वाले और मुखिया से कहती है कि गुड्डू कल शराब के नशे में गाय को मारकर खा गया। आप लोगों ने सुना? कल गुड्डू ने शराब के नशे में अपनी गाय को मार डाला है। मैंने अपनी आँखों से उसके घर के पास हड्डियां देखी हैं। क्या? यह कैसे हो सकता है? गाय को मारना तो पाप है। चलो चलकर मुखिया जी को बताते हैं। यह गोहत्या का मामला है, कोई छोटी मोटी बात नहीं।
गांव वाले गुड्डू के घर पहुंचे। वहां हड्डियां देखकर वे गुस्से में आ गए। उन्होंने मुखिया को बुलाया। गुड्डू, ये क्या किया तुमने? ये तो बहुत बड़ा अपराध है। नहीं मुखिया जी, मैंने कुछ नहीं किया। ये सब झूठ है। मुझे नहीं पता ये हड्डियां किसकी है। रज्जो की कसम खाकर कहता हूँ। झूठ? तो ये हड्डियां तुम्हारे घर में कैसे आईं? सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं गुड्डू भैया। सच कबूल करो और सबको बता दो कि तुम गो हत्यारे हो। मुखिया ने गोहत्या करने के जुर्म में गुड्डू पर भारी जुर्माना लगा दिया। गुड्डू की आर्थिक स्थिति पहले से ही खराब थी। जुर्माना भरने के लिए उसे अपनी जमीन और कुछ कीमती सामान बेचना पड़ा। सुनिए जी, अब क्या होगा? हम बर्बाद हो गए। मैंने जो किया उसका नतीजा भुगत रहा हूँ, लेकिन ये सब कैसे हुआ? तभी गुड्डू का बेटा सोनू बीमार हो गया। माँ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, खाना दो ना। मैं 2 दिनों से भूखा हूँ। मेरे शरीर में अब थोड़ी सी भी ताकत नहीं बची है। मुझे लगता है मैं भूख से मरने वाला हूँ। हिम्मत रख बेटा, तेरे पापा आने ही वाला है। वह जरूर आज हमारे लिए स्वादिष्ट खाना लेकर आएंगे। आप रोज ऐसा कहती हो माँ, लेकिन पापा हर बार खाली हाथ ही लौट आते हैं। अब मुझसे यह भूख और बीमारी और बर्दाश्त नहीं होता। मैं जा रहा हूँ, आप दोनों को छोड़कर। अलविदा। गरीबी के कारण गुड्डू सोनू का इलाज नहीं करवा सका और उसने इलाज के अभाव में दम तोड़ दिया। यह क्षण गुड्डू और रज्जो के लिए किसी सदमे से कम नहीं था। सोनू बेटा, तू मुझे छोड़कर क्यों चला गया? अभी तेरी उम्र ही क्या थी? मात्र 10 वर्ष। वापस लौटा बेटा। देख, तेरी माँ की कितनी बुरी हालत है। अब उसे केवल तू ही ठीक कर सकता है बेटा। ये सब हमारी ही गलती का नतीजा है। न हम श्यामू के लिए बर्बादी का गड्ढा खोदते, न उसमें मेरा बेटे की जीवन की बलि चढ़ती। मैंने अपनी जलन में ये क्या कर दिया रज्जो? श्यामू के बच्चों की भूख और हमारी खुद की तबाही, इसका जिम्मेदार केवल मैं हूँ। सोनू की मृत्यु के बाद गुड्डू और रज्जो पूरी तरह टूट चुके थे। उनकी आत्मा अपराध बोध से घिरी हुई थी। एक दिन गांव के जंगल में शिव मंदिर में घंटियों की आवाज के बीच गुड्डू ने एक निर्णय लिया। उसे अपने कर्मों का प्रायश्चित करना था। सुनो श्यामू, मुझे तुमसे कुछ कहना है। अब क्या नया खेल खेल रहे हो गुड्डू? मेरे पास खोने के लिए और कुछ नहीं बचा। मुझे माफ कर दो श्यामू। मैंने तुम्हारी फसलें जलाई, तुम्हारा जीवन बर्बाद किया। मेरे लालच और जलन ने हम दोनों को बर्बाद कर इस भयंकर गरीबी में ढकेल दिया। माफी? क्या माफी से मेरी जमीन, मेरी फसलें और मेरे बेटे का बचपन लौट आएगा? गुड्डू बोलो। गुड्डू की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने श्यामू के पैरों में गिरकर माफी मांगी। हेमा ने यह सब देखा, लेकिन श्यामू के चेहरे पर गुस्सा अब भी साफ था। सुनिए जी, गुड्डू भैया को अपनी गलती का एहसास हो गया है। भगवान ने उसे सजा दी है। अगर वह मदद करना चाहता है तो उसे एक मौका देना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर तुमने फिर से कोई चालाकी की तो इस बार माफी नहीं मिलेगी। नहीं श्यामू, इस बार ऐसा मैं सपने में भी नहीं करूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अब से हर सुख दुख में मैं तुम्हारा साथ दूंगा। इस समझौते के साथ एक नई शुरुआत की नींव रखी गई। श्यामू और गुड्डू ने मिलकर गांव के जंगल में पास पड़ी सबसे बंजर जमीन को फिर से उपजाऊ बनाने का फैसला किया और उसमें उसका साथ गुड्डू की गाय दे रही थी। यह देख गुड्डू कुछ सोचकर मुस्कुरा देता है। अच्छा, तो मेरी गाय यहाँ है। तुम्हारी पत्नी हेमा तो सच में बहुत बुद्धिमान है श्यामू। मेरे जैसे चालाक व्यक्ति को भी सरलता से पटखनी दे दी। कुछ महीनों की मेहनत के बाद बंजर जमीन पर पहली बार हरी फसलें लहलाने लगी। गांव वाले जो पहले श्यामू को दोषी मानते थे, अब उसकी मेहनत और धैर्य की तारीफ करने लगे। उन्हें वह कॉन्ट्रैक्ट भी वापस मिल गया। यह सिर्फ एक कहानी नहीं,
बल्कि एक संदेश था कि माफी और मेहनत से कोई भी संघर्ष जीता जा सकता है।